हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्यूट रीनल फेलियर, जिसे हम अक्यूट किडनी डिसीज़ भी कह देते हैं। सबसे पहले है डिफाइन ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन विद इन 7 डेज। मतलब कि जो हमारा किडनी फंक्शन है वो जब अब्रप्टली लॉस होना शुरू हो जाए अंडर 7 डेज, तो उसे हम अक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है, किडनी काम करना धीरे धीरे बंद हो जाए विद इन 7 डेज, तो उसे अक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैरेक्टर्स। ये हैं कैरेक्टर्स ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर कि अगर इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0.3 mg पर डेसीलीटर विद इन 48 आवर्स। मतलब कि जो हमारा सीरम होता है उसमें जो क्रिएटिनिन है उसका लेवल इंक्रीज कर रहा है बाय ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0.3 mg पर डेसीलीटर विद इन 2 दिन 48 आवर्स। ठीक है। जो क्रिएटिनिन है ना, वो एक मेटाबलाइजिंग प्रोडक्ट है मसल्स का, जो कि किडनी को ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो किडनी फेलियर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर सीरम में क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज कर रहा है बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.3 mg पर डेसीलीटर विद इन 48 आवर्स, या फिर we can say that an increase in serum creatinine level by greater than equals to 1.5 times from baseline within 7 days। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो यूरिन वॉल्यूम है, वो लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर 6 आवर्स है, कि जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाए, वो लेस देन है 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स के। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर डिपेंडिंग अपॉन यूरिन वॉल्यूम आउटपुट पर डे। मतलब कि अक्यूट रीनल फेलियर की कुछ कंडीशंस हैं डिपेंडिंग ऑन कि एक दिन में टोटल यूरिन वॉल्यूम आउटपुट कितना है। ठीक है, एक दिन में टोटल यूरिन वॉल्यूम आउटपुट कितना है, उस हिसाब से अक्यूट रीनल फेलियर की कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले एनयूरिया होता है जब हमारा यूरिन वॉल्यूम आउटपुट पर डे इज लेस देन 50 ml। ओलिगोयूरिया होता है जब हमारा यूरिन वॉल्यूम आउटपुट पर डे इज 50 to 450 ml। और नॉन ओलिगोयूरिया होता है जब हमारा यूरिन वॉल्यूम आउटपुट पर डे इज ग्रेटर देन 450 ml। ठीक है। और उसके बाद एनयूरिया एंड ओलिगोयूरिया में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि डेथ रेट, एनयूरिया एंड ओलिगोयूरिया में मोर्टेलिटी या फिर कह लो कि डेथ रेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूरिन वॉल्यूम के आउटपुट है पर डे के हिसाब से कम है, तो जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी मतलब हार्मफुल चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही बॉडी से। ठीक है, इस वजह से मोर्टेलिटी रेट एनयूरिया एंड ओलिगोयूरिया में ज़्यादा होता है। एसोटेमिया, it refers to abnormally high level of waste products like blood, urea and creatinine। मतलब कि जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया इन ब्लड एंड क्रिएटिनिन, इनका लेवल अब नॉर्मली हाई हो जाए बॉडी में, तो उसे एसोटेमिया कहते हैं। और ये होता कब है? जब हमारी किडनीज कम्प्लीटली फंक्शन करना बंद कर दे। ठीक है, इट अकर्स इन नॉन फंक्शनिंग किडनीज। और इससे होता क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना, उनका लेवल हाई हो जा रहा है, तो उसकी वजह से वो बॉडी में अक्यूमुलेट, बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी या फिर पीपल अफेक्टेड बाय किडनी फेलियर। एपिडेमियोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करती है इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिसीजेस के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है, 3 तरह की होती हैं ये। हमारे पास सबसे पहले है कम्युनिटी एक्वायर्ड इंसिडेंट्स, फिर है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंसिडेंट्स, और फिर है आईसीयू एक्वायर्ड इंसिडेंट्स। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इंसिडेंट्स है ना, उसका लो इंसिडेंस रेट है।
बट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इसका मॉडरेट इंसिडेंस रेट है, आईसीयू एक्वायर्ड इंसिडेंस इसका हाई इंसिडेंस रेट है। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इंसिडेंस है ना, इसमें जो कॉज ऑफ इंजरी है वो सिर्फ एक ही होता है, बट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंसिडेंस में सिंगल कॉज भी हो सकता है इंजरी का, मल्टीपल कॉज भी हो सकता है। आईसीयू एक्वायर्ड इसमें मल्टीपल कॉज ही होता है इंजरी का। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इंसिडेंस है इसमें सर्वाइवल रेट जो है, बचने का जो रेट है, ठीक होने का जो रेट है, वो है 75 to 95%। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंसिडेंस में 30 to 50%। आईसीयू एक्वायर्ड इंसिडेंस में 10 to 30% है सिर्फ सर्वाइवल रेट। एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर। एटियोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ अ डिसीज़। तो हमने अब जो डिसीज़ है उसके कॉजेस पढ़ने हैं कि कैसे डिसीज़ होती है, क्यों होती है। तो इसमें 4 तरीके के कॉजेज़ हैं। सबसे पहले प्री रीनल एजोटेमिया, रीनल एजोटेमिया, पोस्ट रीनल एजोटेमिया एंड फंक्शनल एजोटेमिया। जो प्री रीनल एजोटेमिया होता है ना, नाम से पता चल रहा है कि रीनल से पहले, मतलब कि रीनल किस लिए यूज़ होता है, किडनी के लिए, तो मतलब किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम आ रही है। और रीनल एजोटेमिया किडनी में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। पोस्ट रीनल एजोटेमिया मतलब कि किडनी के बाद कोई प्रॉब्लम है। फंक्शनल एजोटेमिया में क्या होता है कि किडनी में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते बट फंक्शनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ईजी सा टेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर डिपेंडिंग ऑन एटियोलॉजी। सबसे पहले कैटेगरी, फिर क्लासिफिकेशन और फिर एग्जांपल्स। सबसे पहले प्री रीनल एजोटेमिया जो कि किडनी से पहले होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि किडनी को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। अब वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन हो या फिर रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो। सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन मतलब कि जब पूरी की पूरी बॉडी में सारे बॉडी पार्ट्स को जो ब्लड फ्लो है वो घट जाए तो उसे सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। और वो किस वजह से हो सकता है, जैसे हैमरेज हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम घट जाएगी। और अगर डायरिया है तो भी ब्लड वॉल्यूम घट जाएगी, जिसकी वजह से जो भी बॉडी पार्ट्स हैं सारी बॉडी में उनको जो ब्लड सप्लाई है वो घट जाएगा, जिसे हम सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। रीनल हाइपोपरफ्यूजन नाम से पता चल रहा है कि किडनी को ब्लड सप्लाई सिर्फ घटा है। सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन में सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई घटा था और उसमें से किडनी भी एक थी, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। बट रीनल हाइपोपरफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ किडनी को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुआ है। किस वजह से, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है। बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का क्या मतलब है कि दोनों किडनीज को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं ना उनकी नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग हो जाना। दोनों किडनीज को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, उनकी स्टेनोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रीनल एजोटेमिया जो कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से होता है, किडनी डैमेज की वजह से होता है। 3 तरह का होता है, ग्लोमेरुलर डैमेज, ट्यूबुलर डैमेज, इंटरस्टिशियल इंजरी। जो ग्लोमेरुलर डैमेज है वो किस वजह से होता है, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस होता है ना हमारे नेफ्रॉन का, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे कहते हैं अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर सडनली हो रहा है तो उसे अक्यूट कहेंगे, ठीक है। और अगर काफ़ी देर से चलता होता है तो उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। बट अगर सडनली जो ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन के उनकी इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसे हम अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस को डैमेज हो जाएगा और उसकी वजह से अक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद ट्यूबुलर डैमेज, ये किस वजह से होता है, ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से। इंटरस्टिशियल इंजरी किस वजह से होती है, ड्रग्स की वजह से। उसके बाद पोस्ट रीनल एजोटेमिया जो कि किडनी के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, मतलब कि किडनी के बाद जो यूरिन फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। अब ऑब्स्ट्रक्शन या जिसे हम रुकावट कह देते हैं वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे यूरेटर है या फिर यूरेथ्रा है,
उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या उसमें कह लो रुकावट आ जाती है। अब वो रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आ रही है कि हो सकता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की डेपोजिशन हो रही है यूरेटर्स में या यूरेथ्रा में, या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना वो यूरेथ्रा को सराउंड कर रहा होता है, और अगर किसी भी वजह से प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है, तो अगर वो सराउंड कर रहा है उसको, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यूरेथ्रा को, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है यूरेथ्रा में वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा अल्टीमेटली। उसके बाद फंक्शनल एसोटेमिया, इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता किडनी को, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल चेंजेस आते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है किडनी को। और इसमें होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसका कॉज क्या है, ड्रग्स जैसे कि नसेड्स। नसेड्स कौन से ड्रग्स होते हैं, जो कि पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं, या फिर जो हाई टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है तो उसको लोअर करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उन्हें हम नसेड्स कहते हैं। उनकी वजह से फंक्शनल एसोटेमिया हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें आता है एनयूरिया एंड ओलिगोयूरिया। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी कि एनयूरिया होता है यूरिन वॉल्यूम आउटपुट पर डे लेस देन 50 ml, एंड ओलिगोयूरिया होता है यूरिन वॉल्यूम आउटपुट पर डे बिटवीन 50 to 450 ml। अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो यूरिन है वो कम एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी, और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होगा, ओडीमा, स्वेलिंग। ओडीमा को हम क्या कहते हैं, स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट। थर्ड है कि जो यूरिन है उसका कलर और अपीयरेंस चेंज हो जाता है। फोर्थ सिम्टम है कि फटीग या थकावट जिसको हम कहते हैं वो रहता है। उसके बाद कन्फ्यूजन रहती है। उसके बाद फ्लैंक पेन होता है। फ्लैंक पेन होता है कि लोअर बैक के ईदर साइड पे, मतलब कि लोअर बैक के दोनों साइड्स पे पेन होती है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे लोअर बैक में दर्द होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है उस वजह से। उसके बाद नोशिया एक और साइन एंड सिम्टम है। उसके बाद वॉमिटिंग, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम एनोरेक्सिया भी कह देते हैं। जो एक्यूट रीनल फेलियर है इट में रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और पोटेशियम आयन का लेवल भी बॉडी में हाई हो जाता है जिसे हम हाइपर कैलेमिया कहते हैं। यूरेमिया भी हो जाता है एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज इन बन एंड क्रिएटिनिन। बन होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो कि इंक्रीज कर जाता है एक्यूट रीनल फेलियर में। उसके बाद जो हमारा बॉडी फ्लूइड बैलेंस है उसमें भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बाकी ऑर्गन्स को भी धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। उसके बाद हैं लैब टेस्ट फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। सबसे पहले हम वन एस्टिमेशन कर सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एस्टिमेशन। सिरम में जो क्रिएटिनिन का लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक कर सकते हैं कि क्रिएटिनिन, हमने पहले भी बात की थी कि जो क्रिएटिनिन है वो एक मेटाबलाइजिंग प्रोडक्ट है मसल्स का, और किडनी को ट्रांसपोर्ट होता है और उसके यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। और अगर ये एक्सक्रीट आउट सही से ना हो क्रिएटिनिन तो किडनी डैमेज हो सकता है। तो अगर क्रिएटिनिन सही से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा उससे भी हमें पता चल सकता है कि किडनी डैमेज तो नहीं है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस, उसके बाद जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके बाद यूरिन एनालिसिस। Acute renal failure is characterized by increase in blood urea nitrogen and creatinine। मतलब कि acute renal failure के टाइम पे जो blood urea nitrogen है उसका लेवल बढ़ जाता है, जो सिरम में क्रिएटिनिन है उसका भी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो डिक्रीज़ कर जाता है।
Thank you very much for watching the video. If you really enjoyed the content, please consider liking and sharing the video, and please subscribe the channel. Thank you very much.